Hello everyone, welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial। हमारा आज का टॉपिक है MCQs ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर कुछ MCQs सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर मैट्रिक्स A 2 2 1 1 3 1 1 2 2, which of the following is an eigenvalue of the matrix corresponding to eigenvector 1 0 minus 1। इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A और आपको उसका एक आइगन वेक्टर भी दिया हुआ है 1 0 एंड -1। पर आपको निकालना क्या है, इस बार आइगन वैल्यू आपको निकालना है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 5 7 4 एंड 1। इनमें से कोई एक इसका आंसर है। तो वैसे तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर A का क्या मतलब है, गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पर A का मतलब गिवन मैट्रिक्स से है। यहाँ पे लैम्डा का मतलब आइगन वैल्यू और I का क्या मतलब है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थोड़ी डिटेल लंबी प्रोसीजर होती है ये, और अगर आप इस प्रोसीजर से करते हैं तो आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। और वैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिलेगी। उसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिटेल में पूरा कैसे आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है पूरा अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। पर यहाँ पर ये हमारा MCQ का क्वेश्चन है, तो हमें इतने लंबे प्रोसीजर से इसे नहीं करना है। हम इसके लिए दूसरा मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे AX इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ये आइगन वेक्टर से ही बन जाती है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए जैसे आपको मालूम है A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। हियर x मीन्स आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पे x का अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है ax, x का अगेन मल्टीप्लाई अंदर लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। ax के प्लेस पर ax माइनस यहाँ पर I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है। यहाँ पर I में x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें फिर से क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। और अगर आप ये माइनस वाली प्रॉपर माइनस को अगर आप RHS में उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। सो ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो इस टाइप से आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। A मीन्स अवर गिवन मैट्रिक्स, A x मीन्स यहाँ पर आइगन वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 0 एंड -1। आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लैम्डा के प्लेस पर लैम्डा एंड हियर x मीन्स अगेन आइगन वेक्टर। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट अप करी है। बस अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की। इसको और हमने फर्दर सॉल्व किया। LHS मतलब क्या है यहाँ पर, दिस इज व्हाट LHS। ये LHS क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स का यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 1 0 एंड -1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके लिंक इजीली मिलेगी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, देन यहाँ पे लैम्डा का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस मैट्रिक्स में। अब अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं, अगर आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से कंपेयर हो जाती है, सेकंड वैल्यू सेकंड से कंपेयर हो जाती है एंड थर्ड वैल्यू थर्ड से कंपेयर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लैम्डा में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे माइनस लैम्डा आएगा। तो अगर आप माइनस लैम्डा का इस -1 के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये दो मैट्रिक्स का कंपेरिजन है ये। तो पहले में पहली वैल्यू कंपेयर हो जाती है, सेकंड से सेकंड एंड थर्ड से थर्ड। किसी से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की कितनी वैल्यू मिलना है, 1 ही वैल्यू मिलना है। सो हियर लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो ये लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू निकल करके आ जाती है और ये 1 किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर डी। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैट्रिक्स A
of order 3 cross 3 has one of the eigenvalue 3 with the corresponding eigenvector x 2 1 minus 2 then a square is। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3/3 और आपको केवल एक आइगन वैल्यू दे रखी है उस मैट्रिक्स की 3 और एक आइगन कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर भी दिया हुआ है, मतलब 3 का ही आइगन वेक्टर है ये। आइगन वैल्यू 3 के लिए आपको एक आइगन वेक्टर दे रखा है 2 1 माइनस 2 और आपको किसकी वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर मतलब भी एक मैट्रिक्स, एक्स मतलब भी आइगन वेक्टर मीन्स एक मैट्रिक्स, दोनों ही एक मैट्रिक्स है। और अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, एक मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। तो ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपको इसी में से हमारा कोई एक फाइनल आंसर है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग फिर इसी इक्वेशन का यूज करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अगर आप ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स का यूज करते हैं तो आप तुरंत ये लिख पाएंगे ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। ये कैसे लिखा हम लोगों ने, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है किसकी, ए की। तो इस इक्वेशन में हमारे पास लैम्डा स्क्वायर किसकी आइगन वैल्यू हो जाती है ए स्क्वायर की, क्योंकि हम लोगों के आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए की एक आइगन वैल्यू आपको लैम्डा पता है तो ए स्क्वायर की एक आइगन वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, लैम्डा स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमें क्वेश्चन में ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ये बात बोलते हैं कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा के प्लेस पर क्या आ चुका है, लैम्डा स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या आ चुका है, ए स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू किसकी निकालना है, ए स्क्वायर एक्स की, मतलब हमको एलएचएस निकालना है ए स्क्वायर एक्स। और हमारे पास आरएचएस की वैल्यू है, हमारे पास लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे है 3 और एक्स मतलब हमारे पास आइगन वेक्टर ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सिंपली आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे। सो लैम्डा स्क्वायर एक्स हमारा आरएचएस, अगर आप इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हियर लैम्डा स्क्वायर मीन्स 9 और x मीन्स हमारा क्वेश्चन में आइगन वेक्टर दिया हुआ है। और अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर मैट्रिक्स में अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा 18 9 माइनस 18 किसकी वैल्यू निकली, एलएचएस क्या है इसका, ए स्क्वायर एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर 18 9 माइनस 18 जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर बी में आपको दिख रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी। Okay, so our next question is, let A and B be square matrices such that AB equals to I, then 0 is an eigenvalue of, आपको ये बताना है कि 0 यहाँ पर किसकी आइगन वैल्यू है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको A एंड B दो स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है और क्या इक्वेशन वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू आई। और हमें क्या बताना है कि 0 इनमें से किसकी आइगन वैल्यू है, ए की आइगन वैल्यू है या बी की आइगन वैल्यू है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से ही कोई एक हमारा करेक्ट आंसर है। या तो आइगन या तो ये 0 आइगन वैल्यू ए की है और बी की नहीं है। ऑप्शन बी में पूछ रहा है ये कि भाई बी की है पर ए की नहीं है, ए की नहीं है। और ऑप्शन सी में ये बोल रहा है कि ना तो ए की ना तो बी की, नाइदर ए नॉर बी। और ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि भाई दोनों की ही आइगन वैल्यू है। तो इनमें से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर हम सबसे पहली बात इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में दे रखी है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें ए बी इक्वल्स टू आई को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बोथ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, क्योंकि आपको ये पता है कि मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो ही आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। मतलब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ए इन्वर्स के प्लेस पर क्या लिखा है, बी। इट मीन्स यहाँ पे बी क्या है, इन्वर्स। किसका इन्वर्स है ये, ऑफ ए का। तो यहाँ पे बी इन्वर्स है ए का इन्वर्स हमें पता चल चुका है बी। इट मीन्स हियर ए इज इन्वर्टिबल। और अगर हम इसको यहाँ पे दूसरे सेंस से देखें तो दूसरा सेंस ये है कि ए इन्वर्स ए इक्वल्स टू आई, मतलब इन्वर्स में
मैट्रिक्स में उसकी इन्वर्स का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर इन्वर्स के प्लेस पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए, मतलब यहाँ पर ए क्या है, मैट्रिक्स का इन्वर्स। किसका इन्वर्स है, ये बी का। तो यहाँ पे बी का इन्वर्स कौन है, ए, मतलब और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल बन जाता है। सो यहाँ पे बी भी कैसा हो गया, इन्वर्टिबल। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है, जिस जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मतलब उनके डिटर्मिनेंट दोनों के कैसे होंगे, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब डिटर्मिनेंट से क्या और संबंध कनेक्शन निकलता है कि उनकी प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज भी एक ही आइगन वैल्यूज, क्योंकि ए भी इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। और इनकी अगर आप एक ही अगर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करेंगे से सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सपोज, तो वो भी कैसा आने वाला है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, जितनी भी आइगन वैल्यूज है उन सभी का प्रोडक्ट। पर आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो भी कैसा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर प्रोडक्ट ही अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इट मीन्स कि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ही नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इट मीन्स इनमें से कोई भी आइगन वैल्यू ऐसे नहीं है जो कि जीरो है, क्योंकि अगर आप जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर जीरो आएगा। अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं और अगर उनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ही आंसर, प्रोडक्ट का आंसर जीरो आता है, अदरवाइज प्रोडक्ट का आंसर कभी भी जीरो नहीं आता है अगर सारी नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो। इट मीन्स हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ए और बी की आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ए की भी सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो है और बी की भी सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि नाइदर सी, हमारा आंसर क्या है यहाँ पर सी, नाइदर ए नॉर बी, मतलब जीरो आइगन वैल्यू न तो ए की हो सकती है न तो बी की हो सकती है, क्योंकि आइगन वैल्यू का जीरो होना मीन्स आइगन वैल्यू जितनी भी है उनमें से कोई एक भी आइगन वैल्यू अगर सपोज जीरो बन जाएगी तो उनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है और डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, जबकि हमारे पास डिटर्मिनेंट हम पहले ही बता चुके हैं नॉट इक्वल टू जीरो है। एंड सो इन दिस सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A and B be 2 cross 2 matrices. A equals to 5103 and B equals to 4013. Which of the following statement is most accurate? अपने को ये बताना है। तो आपको यहाँ पे A and B से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। सो अवर इन ऑप्शन ए में आपको कहा गया है कि नाइदर ए नॉर बी इज डायगोनलाइजेबल, और ऑप्शन बी में आपको कहा गया है कि बी इज डायगोनलाइजेबल बट ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ऑप्शन सी में आपको कहा गया है कि ए इज डायगोनलाइजेबल बट बी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। एंड ऑप्शन डी में आपको ये पूछा गया है कि बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल। मतलब ये हमारा जो एमसीक्यू है वो डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड है। ओके, तो अगर हम हमारे सपोज ए को देखें तो हमारा ए, अच्छा इसमें हम लोग क्या फैक्ट यूज करने वाले हैं, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, व्हेन मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर किसी मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज पता चल जाए और सारी डिस्टिंक्ट है वो, तो मैट्रिक्स कैसा बन जाता है, वो डायगोनलाइजेबल। अब अगर हम हमारे पहले मैट्रिक्स ए को देखें तो दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो 2 क्रॉस 2 का है, तो डेफिनेटली इसकी दो आइगन वैल्यूज ही मिलेंगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आपको आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू जीरो, इस मेथड से आपको आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल पोजीशन पे जो आइगन वैल्यूज होती हैं
डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। सो इन दिस केस ए की आइगन वैल्यूज क्या बन जाती है यहाँ पर 5 एंड 3, ये दोनों आइगन वैल्यूज हैं ए की, और दोनों ही कैसी है यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के केस में क्या बोला जाता है कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सो इन दिस केस ए इज our A is diagonalizable। अगर हम ऐसे ही हमारे मैट्रिक्स B को चेक करें, so our matrix B is what our matrix B is, here matrix is first of all 2 cross 2 matrix। और अगर आप मैट्रिक्स को और ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो 2 बाई 2 का है, मतलब ये तो हमें गारंटी मिल गई कि दो आइगन वैल्यू ही मिलेंगी डेफिनेटली, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो आपको डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये इस प्रोसेस से आपको मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं वही मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे डायगोनल पोजीशन पे कौन कौन है, 4 एंड 3, एंड दैट्स व्हाई दीज आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये बी की आइगन वैल्यूज है, और दोनों ही कैसी हैं, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के केस में क्या कहा जाता है मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल है और बी मैट्रिक्स भी डायगोनलाइजेबल है, दोनों ही मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल, सो अवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। So next question is, let A and B be 2 cross 2 matrices. Here A is 5104 and B is 4104. Which one of the following statement is most accurate? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको मैट्रिक्स A and B, दो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि मैट्रिक्स A और B से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सो देयर आर हियर 4 ऑप्शंस। तो A is diagonalizable but B is not diagonalizable in option A। ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि B is diagonalizable but A is not diagonalizable। ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि neither A nor B is diagonalizable। ऑप्शन डी में आपको ये बताना है कि both A and B are diagonalizable। इन चारों में से आपको कोई करेक्ट आंसर बताना है। तो हम यहाँ पर आपको, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्टिव किस पर बेस्ड है, अगेन डायगोनलाइजेबिलिटी। तो डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वैसे अपना एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिलेगी, और उसमें मैंने डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स ए देखेंगे जो कितने बाय कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है, मतलब डेफिनेटली इसकी आइगन वैल्यूज कितनी मिलने वाली है, 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। और ये मैट्रिक्स भी कैसा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अभी हमने बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, वही आइगन वैल्यूज होती हैं। सो हियर डायगोनल पोजीशन पे कौन है, 5 एंड 4, और ये दोनों ही कैसी वैल्यूज है, ये दोनों ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, दोनों ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, डायगोनलाइजेबल। सो इन दिस केस आवर ए मैट्रिक्स क्या है, ये डायगोनलाइजेबल। तो ए के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, बट व्हाट अबाउट बी। Now if we see our B matrix, this is 2 cross 2 matrix, okay, and this is again upper triangular matrix। तो ये upper triangular matrix है, ओके, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अभी हमने बताया कि जो डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे डायगोनल पोजीशन पे 4 एंड 4, तो यहाँ पे 4 क्या है, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, जो यहाँ पे कितने टाइम रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर केवल एक ही आपको आइगन वैल्यू मिली है 4, जो कि 2 टाइम रिपीट हो रही है, और रिपीट हो रही है इट मीन्स डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है ये। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वेदर ए इज डायगोनलाइजेबल और नॉट डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबिलिटी की भी एक कंडीशन होती है कि आपके पास मैट्रिक्स में जितनी भी आइगन वैल्यूज है, अगर उनकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर नॉट इक्वल है तो मैट्रिक्स इज नॉट diagonalizable, not diagonalizable। और अगर मैट्रिक्स की एम एंड जीएम
दोनों ही इक्वल है, जितनी भी आइगन वैल्यूज है अगर उन सभी की एम और जीएम इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, डायगोनलाइजेबल। तो ये एम और जीएम के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हमारी आइगन वैल्यूज देखें मैट्रिक्स की, तो 4 एंड 4 ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बन जाती है, 2। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया हुआ है उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, उसमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब हमें निकालना है इस आइगन वैल्यू 4 के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी वैसे मैं अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक इजीली मिलेगी। और उस मैट्रिक्स में मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे निकाली जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अब हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग एम निकाल चुके हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू है, दैट इज 4। और इसी आइगन वैल्यू की हमें एम निकालना थी और जीएम निकालना थी। एम हम लोग निकाल चुके हैं, इसका एम आ चुका है इसका 2। अब हमें इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब हमें इसका जीएम निकालना है। तो जीएम निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जीएम ऑफ आइगन वैल्यू, किसी भी आइगन वैल्यू की अगर आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो n minus rho of a minus lambda I. Here n means order of matrix. Here n means order of matrix. Here rho means rank of the मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रो किस मैट्रिक्स की रो निकालने की बात करी गई है, किस मैट्रिक्स की रैंक निकालने की बात करी है। यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक आपको यहाँ पे निकालनी है, न कि मैट्रिक्स इटसेल्फ। मैट्रिक्स की खुद की रैंक नहीं निकालना है आपको यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यू अगर पुटअप करें, सभी की वैल्यू है हमारे पास। हियर एन मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 2। हियर ए मीन्स आवर गिवन मैट्रिक्स जिसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं 4104। एंड हियर लैम्डा मीन्स आवर आइगन वैल्यू, जो कि इस केस में हमारी 4 निकल चुकी है। एंड हियर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट अप कर दी है। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे 4 का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। दो मैट्रिक्स में से, इस मैट्रिक्स में से अगर हम इस मैट्रिक्स को माइनस करें तो आपको यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब आपको रो निकालना है, रो मतलब आपको यहाँ पे रैंक निकालना है। तो एशलॉन फॉर्म से भी डायरेक्ट रैंक बहुत इजीली तरीके से निकाली जाती है। दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी इन एशलॉन फॉर्म। तो एशलॉन फॉर्म के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगी। इसमें मैंने बताया है कि एशलॉन फॉर्म से रैंक कैसे निकाली जाती है, पूरा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये दिस मैट्रिक्स इज इन एशलॉन फॉर्म और एशलॉन फॉर्म के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एक ही नॉन जीरो रो मिल रही है। सो एक ही नॉन जीरो रो मिल रही है, तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास रैंक कितनी हुई, 1। एक ही नॉन जीरो रो मिली आपको, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। इसको और सॉल्व करें तो 1। ये 1 किसका आंसर आया, ये 1 आंसर आया हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा, लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जबकि हमने ये जीएम का आंसर आया है, जबकि हमने एम निकाला था, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने इसी आइगन वैल्यू की निकाली थी, तो कितनी आई थी, 2। और ये इस में ए एम कैसा हो रहा है, ये नॉट इक्वल्स टू जी एम हो रहा है। अगर ए एम की वैल्यू नॉट इक्वल आती है जी एम के तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स के बारे में हम क्या कहेंगे, इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स था वो तो हमारे पास डायगोनलाइजेबल बन गया, पर बी हमारे पास डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है कि ए इज डायगोनलाइजेबल बट बी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सो इन दिस क्वेश्चन आवर आंसर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अभी भी मेरे एमसीक्यूज के ऊपर, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के ऊपर अभी भी मेरे और एमसीक्यूज के वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।